अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। ये 1980 में वाजपेयी के शब्द थे जब बीजेपी की स्थापना हुई थी, यानी कि फाउंडेशन बीजेपी का रखा गया था। 43 साल के बाद यानी कि बीजेपी ने इस दौर में एक लंबा सफ़र तय किया है और बीजेपी 2 सदस्यों की पार्टी से आज की जो पार्टी है 303 सदस्य लोकसभा में हैं। इसके अलावा कई राज्यों में सरकारें हैं, 1300-1400 से ज़्यादा उनके विधायक हैं। 9 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो इस लंबे सफ़र में बीजेपी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई है। वाजपेयी एरा, आडवाणी एरा, वाजपेयी आडवाणी ये कहते थे कि पार्टी विद द डिफरेंस। बीजेपी क्या है? पार्टी विद द डिफरेंस है। और बीजेपी आज की तारीख में सत्ता की जिस दहलीज पे पहुंची है, क्या कुछ बदला है, हम इस पे बात करेंगे क्योंकि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, 6 अप्रैल है। और हमारे साथ इस मौके पे 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। नीलोंजन मुखोपाध्याय, नोटेड जर्नलिस्ट, और जिनकी पहली किताब नरेंद्र मोदी की एक तरह से बायोग्राफर हैं। पहली किताब इन्होंने नरेंद्र मोदी पे लिखी थी, नरेंद्र मोदी एंड टाइम। और साथ में हमारे सहयोगी DK सिंह, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। तो इन सबसे जानेंगे कि क्या बीजेपी में तब्दीली आई है, बीजेपी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले सवाल नीलांजन आपसे कि आपने उस पुराने दौर को भी देखा है, नए दौर को भी देख रहे हैं। वाजपेयी से शुरू हुई बीजेपी, जो 1980 की बीजेपी थी, वैसे तो जनसंघ से बीजेपी की शुरुआत हुई थी, और आज की बीजेपी है। कई सारे ये नेता कहते हैं कि वाजपेयी की उस पॉपुलैरिटी के बाद भी बीजेपी 180-190 सीटों से तो ज़्यादा नहीं जीत पाई। नरेंद्र मोदी तो 303 सीट पर, और अगले लोकसभा चुनाव में तो 350 सीट पर जीत जाएंगे, ये बीजेपी नेताओं का क्लेम है। आप इस पूरे दौर को कैसे देखते हैं? शंकर अनिमेश जी, आपने मेरे को बहुत पुरानी बात याद दिला दी। मैं भूल गया था कि वाजपेयी जी ने किन शब्दों के साथ, किस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी के लॉन्च पे 1980 में उन्होंने क्या बातें बोली थी। उस समय तो मैं बहुत ही नया था, इस पत्रकारिता में आया भी नहीं था। उसके 2 साल बाद ही आया था। तो बतौर एक पॉलिटिकली एक्टिव इंडियन के तौर पे वो इवेंट को हमने प्रोसेस किया था। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी एक समय में 2 मेंबर्स की पार्टी होती थी और अब 300 के ऊपर है। बीजेपी में तब में और अब में क्या बदला है? मेरे को थोड़ा सा व्यंग करने की आदत है और मेरे ख्याल से आज के तारीख में बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। अब भारतीय जनता पार्टी 2 लोकसभा मेंबर्स की पार्टी होती थी, लेकिन पार्टी के नेता कई होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में 300 से ज्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में मिला लें तो और भी ज्यादा है। लेकिन लीडरशिप श्रिंक कर गई है। किसी को लगेगा कि सिर्फ 2 लीडर्स की पार्टी है, किसी को लगेगा नहीं भाई 2 लीडर्स भी नहीं, सिर्फ 1 लीडर की पार्टी। तो बेसिक जो फर्क है भारतीय जनता पार्टी में, वो एक प्रिंसिपैलिटी का फर्क है। अप्रैल 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस हुई थी, तब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपना एक ब्लॉग लिखा था। मेरे ख्याल से वो उनका आखिरी या फिर नियरली आखिरी ब्लॉग था। उन्होंने ऐसे ब्लॉग करीब 1 दशक से लिखते रहे थे। 2009 में उन्होंने ब्लॉग लिखना शुरू किया था, जब इन सब चीजों की हिंदुस्तान की राजनीति में प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई थी। तो उसको मैं देख रहा था कि उन्होंने ब्लॉग में क्या लिखा था। उस समय हम जैसे लोगों ने क्या आर्टिकल्स लिखे थे। तो उनके ब्लॉग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। ये थोड़ी सा इंजन का डिब्बा बदल गया है, प्रोग्रेस। अब जो है पार्टी लास्ट में आती है, सेल्फ सबसे पहले आता है, नेशन बीच में ही है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी की जो कलेक्टिव लीडरशिप थी, वो हमको अभी नहीं दिखाई देती है। पार्टी मजबूत है, चुनाव पे चुनाव जीतती रहती है, बट देन द पर्पस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट only to win elections. That is not the idea with which the Bharatiya Janata Party was formed in April 1980 when it came out of the debris of Janata Party.
लेकिन ढेर सारे लोग ये कहते हैं, और जो बीजेपी का कैडर है, आज जब बीजेपी ऑफिस में गया था तो वहाँ पे सीढ़ियों पर 5 लोग बैठे हुए थे, मध्य प्रदेश से आए थे। उनसे मैंने पूछा ये सवाल, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सारी बातें सही है कि उस दौर में जो लीडरशिप थी वो बहुत ही उस तरह से डिसेंट्रलाइज थी। आप मुरली मनोहर जोशी के घर पे भी जाके मिल सकते थे, आप ढेर सारे वेंकैया नायडू के घर पे भी जाकर मिल सकते थे, अपनी बात कह सकते थे। लेकिन उसका आउटकम ये था कि हमारी एक्सपेंशन, हमारा जो रीच था वो बहुत लिमिटेड था। आज की तारीख में जो मैसेजिंग है, जो रीच है, वो इतना बढ़ गया है। तो अल्टीमेटली तो हम सत्ता में आते हैं रूल करने के लिए ना, सत्ता पुण्य का काम तो है नहीं, बद्रीनाथ जाकर हमें समाधि तो लगानी नहीं है। तो मोदी जी ने वो करके दिखाया है। तो ये कहीं ना कहीं उसका एक काउंटर पॉइंट भी है कि जो वाजपेयी आडवाणी की बीजेपी थी उसका एक लिमिटेड रीच था, जिसको नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ा दिया है। देखिए, कलेक्टिव फंक्शनिंग में ऐसा नहीं कि कलेक्टिव फंक्शनिंग इज नॉट अ हर्डल टू बीइंग इलेक्टेड टू पॉलिटिकल पावर। दुनिया में अगर हम लोग कंपेयर करें पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, अभी भी दुनिया में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जहां देखी जाती है, जहां एक तरह की कलेक्टिव लीडरशिप होती है, और फिर भी दे आर वेरी सक्सेसफुल एज इलेक्टोरल मॉडल्स। मुझे मैं जो चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये हम लोग एक प्रोग्रेसिवली देख रहे हैं 2014 ऑनवर्ड, कि भारतीय जनता पार्टी में जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस था वो लगभग खत्म होता जा रहा है। अब जो पार्टी के जो डेलिबरेटिव बॉडीज हैं वो एसेंशियली एंडोर्समेंट एजेंसीज बन के रह गई हैं, चाहे वो नेशनल काउंसिल हो, चाहे वो नेशनल एग्जीक्यूटिव हो। खैर, नेशनल काउंसिल तो इन एनी केस काफी बड़ी अनविल्डी सी बॉडी होती है, लेकिन नेशनल एग्जीक्यूटिव एक जमाने में, मुझे याद है जब मैं भारतीय जनता पार्टी के बीट रिपोर्टिंग करता था उस समय, नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में जाके आपको वाकई कई स्वर सुनने को मिलते थे। आज आप लोग कवर कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कि आप लोगों को कितने स्वर सुनाई देते हैं। मेरे को कम से कम जो सुनाई देते हैं वो सिर्फ एक ही मोनोटोन सुनाई देता है। ये एक फर्क है, मुझे लगता है। Would it be wrong to say that, the old BJP was, the difference between Vajpayee's BJP and Modi's BJP is, BJP, it looks like Congress plus Modi plus Hindutva, that's all. Otherwise, all that you saw in the Congress, say high commandist culture, you are undermining your regional leaders in fighting all through the organization, though it's not very visible because Modi is there. It's totally what you call the Congressification of BJP today. Power at any cost. There are two anecdotes. Sorry, I cut you halfway through. There are two anecdotes which come to my mind. The first anecdote is from 1991, just after the Lok Sabha elections, in the course of which Rajiv Gandhi was assassinated, and then the Bharatiya Janata Party emerged as the second largest party with 120 seats. The Congress had won 200 and I think about 40 odd seats. It did not have a clear majority of its own. It eventually formed a minority government. So after the polling was over, the second phase of polling was over, which had been postponed because of the assassination of Rajiv Gandhi. Several of us who were reporters on the BJP beat had collected around Mr. K.N. Govindacharya, who was then the most accomplished party epachik that was there in the BJP, who was actually explaining the inner dynamics of the Sangh Parivar to a large number of journalists, including like me, who were just about beginning to understand the political process of the RSS, of the BJP, the interrelationship between all these organizations. So, if you remember that 1991 elections, when we talk about, we say that was the first time when the BJP actually tried to go beyond its traditional base of being a Baniya Brahmin party. So, everybody had said that the elections are over. What is your assessment? So, he started reeling out that we should be winning so many seats from Uttar Pradesh, from Bihar, we'll be winning X number of seats, from there, we'll be winning Y number of seats. So one of us, suddenly asked him, तो गोविंद जी, are you going to say कि क्या आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को रिप्लेस कर देंगे?
No, you have all interacted with Mr. Govindacharya also. He was much more energetic in 1991 than compared to what he is now. So he burst out into laughter. He said, Bhaiya, replace nahi, we will be the next Congress. It was a joke. It never went into the papers. But thereafter, many of us have used it subsequently. The other anecdote is this very famous quote of Mr. Arun Shourie. At the time when he was beginning to have his differences with Mr. Narendra Modi, he at one place called the BJP as Congress plus cow. तो वही है, Congress ही है, but there is a Hindutva over it. It's a bit simplistic statement, but the core politics of the Bharatiya Janata Party is the same that what was articulated and practiced by the Congress on that for all the decade that it was a party. It is not a paradox at all for me that today on a day at the Foundation Day speech where Mr. Modi उन्होंने अपनी बातों में परिवारवाद, जातिवाद और रीजनलिज्म इन तीनों को अटैक किया अपने भाषण में। उसी दिन ए.के. एंटनी के बेटे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, जिनकी primary qualification to come and be admitted on the party is because he has a family connection. Anil Antony on its own does not really merit the amount of space and the warmth with which he has been welcomed into the BJP. तो ये एक contradiction है कि एक तरफ आप परिवारवाद को अटैक करते हैं, दूसरे पार्टीज को बोलते हैं they are dynastic parties. But there has been a very important PhD thesis which was done by a French scholar who is still associated with the Hong Kong University, who did a PhD and found that in the previous Lok Sabha, the one between 2014 and 2019, the maximum number of Lok Sabha MPs who were from families where there had been a previous generation family member who had been in politics and a member of parliament was the BJP. So you have basically inverted the definition, or rather reduced the definition of which party is a dynastic party and which is not. भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा फैमिली कनेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो डायनेस्टिक पार्टी नहीं है, क्योंकि उनका शीर्ष का नेता के उनके परिवार में उसके पहले कोई नहीं था। तो ये उनकी परिभाषा है, शायद हम जैसे लोगों की ये परिभाषा नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो उस दौर में, अगर हम वाजपेयी आडवाणी एरा की बात करें, उस दौर में आडवाणी, हम बार बार हम लोग उनके जो कार्यक्रम होते थे, बुक लॉन्चेज होते, आडवाणी को बहुत शौक़ था किताब विमोचन करने का, वो खुद किताब पढ़ने के बहुत शौकीन थे, फिल्में देखने के शौकीन थे। वो कहते थे कि चाल, चरित्र और चेहरा जो बीजेपी की है वो स्ट्रेंथ है। आज के दौर में आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं? चाल, चरित्र, चेहरा सब बीजेपी का बदल गया, या फिर बीजेपी अभी भी आइडियोलॉजिकली कमिटेड है, या फिर कहें कि वाजपेयी एरा से ज़्यादा कमिटेड है अपनी आइडियोलॉजी को लेकर? वो कहीं ना कहीं भी एक बीजेपी को पुश कर रहा है उसकी ग्रोथ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हम अगर प्री 2014 की बात करें, हमको आइडियोलॉजी को हमेशा से देखना पड़ेगा दो स्फीयर में। एक हमको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखना पड़ेगा और दूसरा हमको आर्थिक आइडियोलॉजी के तौर पे देखना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दैट द बीजेपी टुडे इज फार मोर कमिटेड एंड फार मोर कॉन्फिडेंट देन व्हाट इट वाज इन द प्रीवियस एरा। आई हैव एक्चुअली रिटन, in fact, in my biography of Mr. Modi, and subsequently also I have written that actually it was Mr. Modi's confidence to pursue with the political Hindutva agenda, which actually ensured that he became not only the leader of the BJP, but also the Prime Minister, and appears to be continuing almost indefinitely as of now, it appears. So that is because of a greater conviction, or rather I would say a greater belief that this is a formula which will work. I have a feeling, that this is something which we have noted in the years,
when from 1998 to 2004 जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगता था, पूरे 90 के दौर में बाबरी मस्जिद को ध्वंस कर दिया गया 1992 में, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के बाकी नेताओं को भी लगने लगा कि इसके आगे का ग्रोथ तभी हो पाएगा अगर हम हमारे एक्सट्रीम हिंदुत्व पोस्चर को थोड़ा मॉडरेट करें। इसीलिए 1995 में 96 के चुनाव के ठीक पहले अडवाणी जी पीछे हट गए और वाजपेयी जी सामने आए। तो एक कंसेंसस बन गया था 2004 तक कि हिंदुस्तान की राजनीति के स्टेज पे आप एंट्री तो राइट फ्लैंक से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस पर राज करना है तो आपको या तो सेंटर में रहना पड़ेगा या थोड़ा सा आपको बाएं तरफ झुक के काम करना होगा। मैं थोड़ा मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, राइट एंड लेफ्ट की बात कर रहा हूं। मोदी जी उस बात को कभी नहीं यकीन किए। 2002 रायट्स हो गए, वो अपने रायट के की जो जस्टिफिकेशन वाली जो पॉलिटिक्स थी, उन्होंने कहा था कि जो हो रहा है इज अ चेन ऑफ रिएक्शन एंड काउंटर रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चल रहा है। बहुत फेमस उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया था सुदीप चौधरी को। तो उस पॉलिटिक्स को उन्होंने कभी अबैंडन नहीं किया और उनको उससे फायदा मिला। कांग्रेस ने अपनी तरफ से गलतियां की और यही वजह है कि 2014 और 2023 के बीच में एक bottomless reservoir of prejudice, that is what I call it, which always possibly existed in India, yet nobody believed that it should be tapped or it could be tapped. Mr. Modi had the confidence and the conviction that this is something which can be actually harnessed for the electoral benefit of the BJP, and that is what he has done. Let's take the questions. हमारे जो व्यूअर के कुछ सवाल हैं निरंजन, उन सवालों को लेते हैं। रवि कुमार पूछ रहे हैं कि हाउ बीजेपी इज़ ग्रोइंग फ्रॉम हिंदू पार्टी टू पैन इंडियन पार्टी। क्या ऐसे रीज़न है जिसके कारण हिंदू पार्टी से बीजेपी पैन इंडियन पार्टी बन गई है? पैन इंडियन पार्टी हम लोग बोलते हैं बहुत आसानी से, बट आई डू नॉट थिंक दैट एक्चुअली वी कैन से दैट द बीजेपी इज कंप्लीटली अ पैन इंडियन पार्टी। द बीजेपी स्टिल रिमेन्स फेयरली hamstrung in southern India. It remains still fairly hamstrung in various other parts of the country, including the northeast, which is tom-tom very highly. Even very recently, we had elections in Tripura, Meghalaya, and Nagaland, which was actually presented as a major sweep by the BJP. But if you look at it, it was essentially the regional parties which did exceptionally well, except Tripura, where of course the BJP did very well. But in Meghalaya and Nagaland, it was essentially the regional parties which did the best, and BJP struck up very tactical alliances, which continues with the old tradition of regional parties in the northeast having a patron-client relationship with the party which is at power in the center. Even today, the BJP's core strength areas remain North and Western India. But then, by that definition, today we can't call even the Congress a pan-India party. Congress is finished in Andhra and Telangana. Congress is nowhere to be seen in Tamil Nadu. Congress is nowhere in Northeast. So that way, we do not have any pan-India party if we go by that definition. I do not think that we have any pan-Indian party the way there used to be the Congress prior to the 1990s. In fact, the Congress has been a declining force for a long time. अगला सवाल है हितेश नौटियाल का, जो पूछते हैं कि व्हाट आर द 5 एडवांटेजेस फॉर बीजेपी एंड 5 डिसएडवांटेजेस फॉर बीजेपी। Listing out 5 and 5 on that side is actually very difficult. I am not a very competent person to immediately start listing out things, but yes, I can talk in very general terms that yes, the major strength areas are that it has possibly the most charismatic political leader that I would say, to say that has seen at least since the 1960s. I would not yet go to the extent of saying that he's more charismatic than Jawaharlal Nehru, because we still have to see the full evolution of Narendra Modi as a political leader. But he definitely, I think, to my mind, surpasses the charisma of Indira Gandhi. This is my assessment. That is the biggest plus point of that. The second big plus point of the BJP is having
a highly polarizing ideological basis. I think it's Hindutva and it's very strong anti, or rather, I would say, that the politics of creating a prejudice for the religious minorities in this country is, I think, a very big plus point for the BJP. If I want to make it 5, probably I'll add, I would say, a very weak opposition which has no imagination. A cadre, That's very strong cadre. that one. Fourth, of course, the, It's a machine. the It's a machine. Election machinery. robust organization and the kind of leadership it has, untiring, the vision for expansion. The way you see somebody like Amit Shah, Nadda, they're all on the roads every day, traveling hundreds of kilometers every day. That kind of zeal, the energy, just to expand the party's reach, that is missing in other parties. And then, of course, the RSS. Now, RSS has been kind of this constant infusion of new people into the BJP. So, RSS is kind of a training ground. From there, you have this constant supply chain coming. It's not just about RSS providing the ideological moorings. So, that completes 5. Now, come to the disadvantage. The disadvantages of the BJP, I think, is that it has become a very strong centralized political party. So, it is very fine till the time the electoral going is good. Once there is always a danger, I'm not predicting that this is what is going to happen. Once certain things, because in elections there are all kinds of variables at play. We really do not know that what is then going to become at some point going to become a changing moment for the Indian voter. If there is ever a change, then there is a very strong risk, as we have seen in various parts of the world also, that the decline is as sharp as the rise. That is the biggest danger, I think. I would say if Prime Minister Modi is the biggest advantage, he is the biggest disadvantage also. Yes, because we have to be aware that there would be a certain question that after Modi, who? Yes. The BJP he's not becoming any younger. I'm not saying that he's in the poor of, he appears to be in the best of health, and I would wish him a very long life and to be actually able to fulfill his entire dream and his ambitions, howsoever wrong it may be for the country, as far as we cannot take that wish away from him. Too Modi centric. So 10 years down the line, we don't know. Or 15 years down the That is line. the biggest problem. Not just Modi centric. Even look at the government. We have studied how the Gujarat government used to function. It was essentially too CMO centric, the Chief Minister's Office centric. Very rarely did we actually hear about the ministers in the Gujarat government which actually did some work. Likewise, at the center, the bulk of it is actually all driven by Mr. Modi and a close network of associates who are both in politics as well as in the bureaucracy, each having a different position in their hierarchy. Giving the BJP the hope is, the emergence of some leaders who are showing this huge potential of gaining not that kind of popularity, but coming close to that. Somebody like Yogi Adityanath, I don't know whether it's the right time to compare the two, but at least the BJP, the RSS, that they are all looking up to Yogi Adityanath to kind of succeed there. Actually, it is very difficult to start discussing names or in a post-Modi era within the BJP, because no one really knows that when this era is going to begin. At that point, what is the position of various claimants to the next to the position subsequent to that. So I do not think that we can really look at that at the moment. We will have to wait and evaluate when the time comes. एक और सवाल प्रियंक उपाध्याय पूछते हैं कि बीजेपी राम माधव, सुधांशु त्रिवेदी जैसे जो मेंबर्स हैं, इनको प्रमोट क्यों नहीं करती, इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं बनाती? I really wouldn't know. मेरे को नहीं पता कि इनको क्यों प्रमोट किया गया और इनको क्यों नहीं करती है, क्योंकि जो फैसले लेने वाले लोग हैं उनके साथ हम जैसे लोगों का एक्सेस नहीं है, और अगर एक्सेस हो भी तो वो हमको भले क्यों बताएं
कि उनके दिमाग में क्या चलता है, किसको प्रमोट करने के लिए और किसको नहीं प्रमोट करने के कारण। Shankar would know Ram Madhav did not get along well with the High Command, and that's how he has fallen out of that space. So, एक डॉक्टर मनीष पूछते हैं, जिसका जवाब आप हालांकि दे चुके हैं, कि वाजपेयी के एरा में एक सक्सेशन प्लान था। वाजपेयी के बाद आडवाणी, आडवाणी के बाद प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ऐसे नेता थे, जो एक वेल डिफाइंड सक्सेशन प्लान था। लेकिन मोदी के एरा में, आफ्टर मोदी, कोई नहीं जानता कि कौन होगा। तो बीजेपी उस सक्सेशन प्लान को क्यों नहीं आगे लाती? नहीं, हर नेता का अपना, इस सवाल का जवाब हम लोग टैकल कर चुके हैं, लेकिन हर नेता का एक अपना एक पर्सनालिटी होता है, किस तरह से वो पार्टी को चलाना चाहते हैं, पार्टी में किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो पहले की तुलना में थोड़ा अंतर है अभी। कोई क्लियर कट सक्सेशन प्लान की मेरे ख्याल से मोदी जी को अभी जरूरत भी नहीं होती है। उनकी उम्र अभी भी बहुत मतलब हिंदुस्तान की राजनीति के तुलना में तो कम है। हालांकि जो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो 75 एंड अबव को रिटायर कर जाना चाहिए, वो पीरियड तो 2025 में ही खत्म हो जाएगी। तो पता नहीं कि आगे क्या होगा, तो जब वक्त आएगा तब देखेंगे। आंसर वो है जो आपने शुरू में कहा था, एक पूल जो लीडर्स का था वाजपेयी जी के समय में, बहुत बड़ा पूल था, इन्होंने कुछ नाम लिए। अभी वो पूल थोड़ा संकुचित हो गया है। आप मोदी जी की बात करेंगे, फिर आप योगी आदित्यनाथ पे आएंगे, आप हेमंता बिश्व शर्मा को देखेंगे, देवेंद्र फडणवीस को देखेंगे, जो मास लीडर्स अभी हैं, जिनका कमांड है, उससे ज़्यादा आप नहीं देख पा रहे हैं अभी, जो कि वाजपेयी जी के समय में ज़्यादा था। अभी भी चलिए, शिवराज सिंह चौहान थे, रमन सिंह थे, बड़ा सा पूल था उस समय। एक मेन जो फर्क आया है पुरानी भारतीय जनता पार्टी में और अभी में, कि पहले जो स्टेट में जो लीडर्स होते थे वो पूरी तरह से राष्ट्रीय नेता के तौर पे उभरते थे। शायद वो उतना नहीं हो रहा है, उनको अभी भी रीजन में ही रखा जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो पिछला चुनाव हुआ 2022 में, तो उसके बाद जो विक्ट्री स्पीच था, उसमें मोदी जी ने अपने भाषण में मेरे ख्याल से क्लियर कर दिया कि योगी आदित्यनाथ को ये ध्यान रखना चाहिए अपने बात में, मतलब जिस तरह से उन्होंने कन्वे किया था, एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इट वाज क्लियरली कन्वेड that the chief minister must be aware of the fact that it is a mandate for him from 22 to 27, which can also be interpreted as a very polite way of telling that till 27 you are there. Now that interpretation is our job. The party may not agree. एक सवाल जाते जाते निरंजन आपसे पूछना चाहेंगे कि जो मोदी सरकार की बहुत सारे लोग जिस चश्मे से देखते हैं उनको, उनका कहना है कि वाजपेयी और आडवाणी उस नेहरूवियन एरा से निकले थे। उन्होंने इमरजेंसी भी देखा था, नेहरू के दौर को भी देखा था, उनके पास में ढेर सारे बैगेज थे आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स के। नरेंद्र मोदी के पास में वो सारे बैगेज नहीं हैं। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए जिस तरह से उन्होंने जिस दौर का एक तरह से कहें कि कांग्रेस की सरकार का सामना किया, तो आज की तारीख में जो आरोप उनके ऊपर लगता है कि सेंट्रल एजेंसियों का वो इस्तेमाल करते हैं, ब्रूटल हैं इस मामले में, तो आपको लगता है कि वाजपेयी और आडवाणी से नरेंद्र मोदी की तुलना करना, दोनों की माइंडसेट, उनके ग्रोन अप होने के तरीके, इन सब का एक अलग डिफरेंस हुआ है? देखिए, आपने जो बोला कि एक तो ये थोड़ी सी विडंबना है कि हम लोग वाजपेयी जी को और आडवाणी जी को हम लोग रेगुलरली नेहरूवियन मानते हैं। मेरे हिसाब से वो नेहरूवियन नहीं थे। उनके मतलब जो नेहरूवियन पैराडाइम जो था, उससे उनके फंडामेंटल डिफरेंसेस थे। और उन्हीं के दौर में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था। राम जन्मभूमि आंदोलन एक जन आंदोलन नहीं बनता अगर लाल कृष्ण आडवाणी अपनी सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा पे नहीं निकलते। तो उनका जो रोल है हिंदुस्तान में हिंदुत्व को एक सेंट्रल पॉलिटिकल आइडिया के तौर पर उभार के लाना, उसको हम नहीं नकार सकते। तो वो पूरी तरह से थे उसमें कन्विक्शन, लेकिन उसके साथ साथ उनके कुछ आइडियोलॉजी के अलावा कुछ सर्टेन वैल्यू सिस्टम में ग्राउंडिंग्स थी उसी प्रोसेस में। जैसे मैं 2019 वाला जो आडवाणी जी का जो ब्लॉग का जिक्र कर रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
आज के युग में हम इन मुहावरों का इस्तेमाल कम सुनाई देता, कम सुनने में मिलता है। तो मुझे लगता है कि चाहे पार्टी के अंदर हो, चाहे सरकार में हो, जो वैल्यू सिस्टम था उसमें एक परिवर्तन आया। जैसे अडवाणी जी ने यह भी कहा था, इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी एंड रोबस्टनेस ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, उस पर जोर दिया था कि दिस इज द एसेंस ऑफ कीपिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द रिपब्लिक वर्किंग। देयर आर क्वेश्चन मार्क्स अबाउट द एक्चुअल independence, integrity, and robustness of various state institutions. I know that there will be several disagreements on it, but this is what is democracy, to thrive in a democracy. Unfortunately, we have reached a situation where even the Supreme Court had to say and remind everybody that criticizing government policies does not make anybody an anti-national person. This, unfortunately, has been relayed right from the very top. Until and unless there is a change in this, we will say that the democratic quotient of this BJP is less than what it was previously. बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन हमसे जुड़ने के लिए, और व्यूअर आपका भी हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए। वाजपेयी ने जो कहा था कि सूरज उगेगा, वो सूरज का 7वां घोड़ा हो चुका है जो लगातार बीजेपी के झंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। और चूंकि नरेंद्र मोदी अब अपने तीसरे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 2024 में धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं, तो बीजेपी अपने इस विजय यात्रा को कैसे और आगे बढ़ाएगी, कहाँ तक बीजेपी की यात्रा पहुँचेगी, क्या हर राज्य में बीजेपी की सरकार होगी, नरेंद्र मोदी का कोई सक्सेशन प्लान होगा नहीं होगा, ये सारे सवाल आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के दौरान उठेंगे और उसके बाद भी जारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।